नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आज किसानों का दिन है। भारत में अभी भी 60% आबादी कृषि पर आधारित है। अगर गांव को बचाना है, ग्रामीण जीवन को बचाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाना है तो कृषि को मजबूत करना होगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही समझ में आ गई थी। कृषि में छोटे छोटे बदलाव करके उसको मजबूत करने का सरकार प्रयास कर रही थी। दोबारा सत्ता में आने पर सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन करते हुए कृषि में बड़ा बदलाव किया है। बिचौलियों को मिलने वाला लाभ किसानों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई है। मंडियों का एकाधिकार समाप्त किया गया है। कहीं भी अपनी उपज बेचने को किसान स्वतंत्र है। आज कैबिनेट में केंद्र सरकार ने कई कृषि उपज की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को एक और राहत दी है। केंद्र सरकार कई योजनाओं के माध्यम से लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। इसका लाभ भी किसानों को मिलता हुआ दिख रहा है। आज इसी चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहन साहब जुड़े हैं और थोड़ी देर में महामेधा नागर भाजपा की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगी। सिद्धार्थ साहब, आज आपने देखा होगा कि एमएसपी कई उस पर बढ़ाई गई है। जैसे गेहूं पर 40 रुपए बढ़ाई गई है, जौ पर 35 रुपए बढ़ाई गई, चने पर 130 रुपए बढ़ाई गई, कुसुम पर 114 रुपए बढ़ाई गई, मसूर, रेडसीड और सरसों पर जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। 400 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है। यानी किसान के लिए ये उत्सव जैसा दिन है। दीपावली से पहले ही दीपावली मनाने जैसा दिन है कि जो किसान फसल बोने की तैयारियां कर रहा है, जो उपज आने की तैयारी है किसान के पास, उसकी सरकार ने अभी से चिंता की है कि किसानों की जेब में कैसे पैसा जाए, उसकी तैयारी की है। किस तरह देखते हैं सिद्धार्थ जी जो सरकार ने कदम उठाए हैं आज? 2018-19 के केंद्र सरकार के बजट में ही ये बात साफ कर दी गई थी कि जो एमएसपी अब का निर्धारण होगा वो किसानों के लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी रखी जाएगी और लगातार साल दर साल ऐसा किया गया है। एमएसपी पिछली बार भी बढ़ी थी, उससे पहले बढ़ी थी। इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है जी कि करीब करीब तकरीबन रबी के तहत आने वाली ज़्यादातर फसलों की एमएसपी जहाँ तक बढ़ाई गई है, कई फसलों के मामले में तो 2 गुने तक का लाभ किसान को लागत मूल्य पर होना अनुमानित हुआ है। जिसमें आपने जिक्र किया, गेहूं का जिक्र किया आपने, तिलहन की कई फसलों का जिक्र किया, चना, जौ से लेकर मसूर से लेकर सभी को उसका लाभ मिला है। सरसों के मामले में ये महत्वपूर्ण इसलिए है, अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में तो हमारे देश में खाद्य तेलों के दामों में इजाफा जबरदस्त, बिल्कुल। इसका कारण वैश्विक भी है। हमारे देश में जो खाद्य तेलों की खपत है उसका काफ़ी हिस्सा सरसों के तेल के अतिरिक्त बाहर से आता है और उसका असर सरसों के तेल पर पड़ता है क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर दोनों एक दूसरे को के पूरक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी बाहर से आने वाला जो गैर सरसों का खाद्य तेल हैं उनके दाम बढ़ते हैं तो उनका असर सरसों के तेल पर भी पड़ता है। सरसों के तेल के दाम बढ़ने के बाद उसका लाभ कैसे किसानों तक स्थानांतरित हो, इसको ख्याल में रखते हुए केंद्र सरकार ने सरसों के एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य में जिस कदर बढ़ोतरी की है, तो इससे 2 चीजें तो स्पष्ट हैं। एक कि सरसों का रकबा बढ़ेगा जी। लोग किसान, जैसा अभी आपने कहा कि किसानों के लिए पहले से दीपावली है, किसानों के लिए एक संकेत भी हुआ है कि सरसों का दाम अच्छा मिलेगा। और ये देखा गया है कि जब किसी भी जिन्स के दाम वो खुले बाजार में बढ़ते हैं तो उस जिन्स की एमएसपी भी बढ़ती है और जो किसान, जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यक नहीं है कि हर किसान अपनी फसल को सरकारी मंडियों में ही बेच सके। खुले बाजार में आपने बताया कि एक अधिकार समाप्त किया गया है। खुले बाजार में किसान अपनी उपज को बेच सकता है। खुले बाजार में भी उसको बेहतर दाम मिले, बिल्कुल। और खुले बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे तो इससे स्पष्ट है कि सरसों की पैदावार करने वाले किसानों को ज्यादा लाभ, और एक बड़ा हिस्सा है जैसे बुंदेलखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रकबा बढ़ेगा तो जो खाद्य तेलों का, खासतौर पर सरसों के तेलों के दामों का लेकर जो दबाव है वो दबाव भी कम होगा।
हालांकि तेल पर लगातार सरकार दूसरे भी काम कर रही है। पिछली बार भी उन्होंने जो पाम ऑयल है उसको लेकर के काम किया है कि पाम ऑयल का भी मात्रा बढ़ाई जाए, उनके जो किसान हैं उसको बढ़ाएं जिससे रेट कम हो। महामेधा जी, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी, मेरे को आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। लगातार ये आरोप लगता है महामेधा जी कि किसानों के लिए सरकार काम नहीं करती, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, हम लगातार एक साल में जितने कैबिनेट के फैसले जब उनका अध्ययन करते हैं तो लगता है कि सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। वो चाहती कि किसान का उत्थान हो। जी बिल्कुल। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जैसे कि मैं सबसे पहले तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस तरीके से एमएसपी को बढ़ाने का जो काम किया है, निश्चित ही किसानों की दिवाली समय से पहले आ गई है। किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी और उनको बहुत ही पॉजिटिव उनके लिए स्टेप रहेगा। और जहां तक बात है कि हम अगर विगत वर्ष के अंदर देखें, जब से ये फार्मर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उस फार्मर बिल को इंट्रोड्यूस करना भी अपने आप के अंदर एक ऐतिहासिक स्टेप था। बेशक से उसके ऊपर बहुत सारा एजिटेशन हो रहा है, तमाम जगहों पर तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट आपको ये भी देखने की जरूरत है कि जो ये प्रोटेस्ट है वो बहुत ही चिन्हित जगहों पर और कुछ ही लिमिटेड एरियाज के अंदर सीमित है। उसके अलावा देश भर के अंदर जो किसान है वो इससे लाभान्वित होगा। और ये जो बिल है, मैं ये बता दूं, कई लोगों के अंदर इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है कि किसानों से उनकी जमीन हड़प ली जाएगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे उनसे उनकी जमीन हड़प लेंगे, एमएसपी को हटा दिया जाएगा। सो इस तरीके से तमाम भ्रम है जो कि विपक्षी दल अपनी जनता के अंदर सिर्फ चंद वोटों के लिए एकदम मासूम फार्मर्स को, उन किसानों को जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी किसान बंधु इस डिबेट को देख रहे हैं वो प्लीज इस बात को समझें और खुद उसको पढ़ने की कोशिश करें कि जो फार्मर बिल है उससे उनको क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या लाभ आने वाले समय में होने जा रहा है। अगर आप देखें, जब से फार्मर बिल आए हैं और उससे पहले से भी जो मोदी सरकार है, चाहे हम देश के अंदर मोदी सरकार की बात करें चाहे प्रदेश के अंदर योगी सरकार की बात करें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हूं यहाँ पर, तो हम देखें कि दोनों ही जगहों पर किसानों को मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी तमाम नीतियों को, ऐसी तमाम योजनाओं को, परियोजनाओं को ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया है समाज के अंदर, सिस्टम के अंदर, ताकि सीधा सीधा जो किसान है उसकी आय को दोगुना किया जा सके। हम बात कर सकते हैं पीएम किसान निधि की, सालाना 6,000 रुपए। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी पहली सरकार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट उनको पैसा दिया है। बीच के ऐसे बिचौलिए थे जो समय समय पर उनको शोषित करते थे, किसानों को उन पे अपनी मनमर्जी चलाते थे, जो उस सारे सिस्टम को हटाने का काम इन 3 फार्मर बिल ने किया है। सरकार भी यही कह रही है कि हमने बिचौलियों को हटाया है और हम किसानों तक सीधे पहुंचेंगे। मेधा जी, अभी लौट के फिर आपके पास आते हैं। हमें लगता है आपके नाम से हमको लग रहा है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, इसलिए कृषि पर चर्चा आपसे बेहतर होगी। जब बात कृषि सुधारों की सरकार करती है, तो क्या लगता है कि रिमोट इकोनॉमी पे हम धन भेज रहे हैं कि रिमोट इकोनॉमी हमारी ठीक हो? जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं ठीक होती है तब तक हम बाजार को भी ठीक दिशा में नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सही, आपने अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से जुड़ा एक बड़ा अहम प्रश्न उठाया है। जैसा कि हम लोग बार बार जब यहाँ चर्चा हम करते रहे हैं दूरदर्शन पर भारत के आर्थिक सुधारों पर, तो हम आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं और दूसरे चरण में सबसे अहम हिस्सा होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसका आपने जिक्र किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 2 तरीके से हम पैसा डालते हैं। एक तरीका तो वो होता है कि सरकार बड़ी योजनाएं, सरकार बड़ी परियोजनाओं के साथ और कई सारी कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे पंप करती है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसकी सबसे अहम रीढ़ जो है वो खेती है, और हम खेती में जो उत्पाद है उन उत्पादों का बेहतर मूल्य देना शुरू करें। और ये आज का जो कदम है निश्चित तौर पर कि ग्रामीणों की क्रय शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। एक दूसरा ये है कि एक अहम बात जो मैं सुन नहीं पाया, महामेधा जी ने जो बातें कही, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद उसको बढ़ाया है। अगर आप देखें कि कोरोना काल में हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई, खरीद बड़े पैमाने पर हो रही होती है, तो खुले बाजार में भी
किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है। और इस तरह के कदम अगर देश के ज्यादातर राज्य जहां किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो कृषि पर बड़ी जिनकी आबादी निर्भर है, अगर उन सभी जगहों पर इस तरह की कवायद शुरू होती है तो निसंदेह किसानों को न केवल सरकारी खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा, बल्कि खुले बाजार में भी जो अपना उपज बेचने के लिए जाएंगे उनको बेहतर लाभ मिलेगा। और जब किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा तो जो पैसा आएगा ग्रामीणों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारे अपने आप तेजी नजर आएगी। ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब है कि कंजम्पशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजों का बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो चूंकि बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है उसको इसका एडवांटेज मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन भी बड़ी तेजी के साथ रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मेधा जी, आपने आज के जो एमएसपी बढ़ी है उसको शायद देखा होगा कि गेहूं पर 40 रुपए और जौ पर 35 रुपए बढ़ा है, चने पर 130 रुपए बढ़ा है, कुसुम पर 114 रुपए और मसूर, रेड सीड और जो तेल की चीजें उन पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। तो एक बड़ी एमएसपी की जो लीड है वो कही जा सकती है किसानों के लिए। आप दोनों लोग कह रहे हो, मैं भी ये कह रहा हूँ कि दीपावली से पहले दीपावली जैसी स्थिति है और ये लगातार सरकार कर रही। हमारा विषय थोड़ा सा अलग हटके कि किसानों से ये भी कहा जा रहा है कि गेहूं धान की फसल ही क्यों, बहुत सारी ऐसी फसलें जिनकी डिमांड ज्यादा, यानी परंपरागत कृषि से हट करके किसान दूसरे रास्तों पर जाए, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही। इसको किस तरह देखते हैं किसान? जी देखिए, क्योंकि खुद मैं पश्चिम प्रदेश से आती हूँ और मैं खुद एक किसान परिवार की बेटी हूँ, तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये एजुकेशन जो थी वो अभी तक भी मिसिंग थी, हमारा जो इन्वेंशन था वो अभी तक भी मिसिंग था, जो क्रिएटिविटी थी वो भी अभी तक, नए इनोवेशंस मिसिंग थे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो कि अब मोदी सरकार आने के बाद से उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जब मैं देखती हूँ, मैंने खुद यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया, मैं पूसा कैंपस में भी कई बारी मेरी विजिट रही, मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से ऐसी तमाम क्रॉप्स हैं, ऐसी तमाम फसलें हैं जिनको उगाने से हो सकता है कि हमारी जो आय है वो दुगनी की जगह चौगनी भी हो जाए, पर उसकी जानकारी कभी तक भी किसानों तक पहुंचाई नहीं गई थी। नॉलेज गांव तक नहीं पहुंचा था, किसानों तक नहीं पहुंचा था। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ कि पश्चिम प्रदेश में भी जिस एरिया से मैं आती हूँ, मैं गाजियाबाद में मेरा निवास है, और मेरे पास में जो पूरी बेल्ट पड़ती है, जो दादरी, गौतम बुद्ध नगर, ये वाली जो बेल्ट पड़ती है, वो फिर भी मैं उसको एक एनसीआर का पार्ट मानती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज है दिल्ली से। उसके बावजूद अगर इतने ज्यादा विकसित गांव के अंदर भी अगर इस तरीके की अभी तक भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं खुद ही सोचती हूँ कि क्या हाल होता होगा उन ऐसे गांवों का जो कि दूर जगहों पर बसे हुए हैं, सो जो एकदम ही रिमोट एरियाज के अंदर हैं, मोबाइल एरियाज में नहीं है। सो मुझे लगता है कि किसानों को भी मैं प्रेरित करना चाहूंगी, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएं, और वो भी नई तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय के अंदर कृषि में आगे पैर बढ़ाएं, जिससे ना सिर्फ उनको बल्कि पूरे देश को उनके कार्यों से, उनके काम से, उनकी फसलों से फायदा हो सके। बिल्कुल मेधा जी, किसान अगर एक नया काम करता है तो दूसरे किसान देखकर उससे काम शुरू करते हैं, ये एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा भी होती है, और अगर नॉलेज गांव तक पहुंचेगा उसका एडवांटेज निश्चित रूप से मिलेगा। एफपीओ को लेकर के सरकार बड़ी आशान्वित है। सरकार कह रही जो एफपीओ बनेंगे वो किसानों की रीढ़ बन जाएंगे, और इससे बड़ी जो पूरी व्यवस्था, वो चेन है, वो पूरी बेहतर होगी और पूरी व्यवस्था बदलेगी किसानों की। देखिए, ये सबसे आदर्श स्थिति होती है कि एफपीओ जो है वो इफेक्टिवली काम करें, और जहां भी काम करते हैं, देखिए कोई दक्षिण के कई राज्यों में कई उपजों को लेकर एफपीओ के प्रयोग इतने सफल रहे हैं कि किसान की समृद्धि दिन दूना रात चौगुना बढ़ी है, और खुद मुख्तारी जिसे कहते हैं, स्वायत्तता किसानों को हासिल होती है। दिक्कत की बात यह रही कि हम जिस मॉडल पर अब से पहले काम करते रहे, साकारता के, जी, वो मॉडल हमारा कुछ वजहों से, उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, वो मॉडल हमारा बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, और कई प्रदेशों में लेकिन सफल है, कई प्रदेशों में सफल है। हमें ऐसा लगता है कि अगर जो एफपीओ के इस नए कॉन्सेप्ट के साथ जिस तरीके से इससे संवर्धन के और इसको प्रोत्साहित करने के जो प्रयास हो रहे हैं, तो एफपीओ किसानों की तकदीर को बदल सकता है। आपको एक छोटा उदाहरण बताया आपने, मिल्क यूनियंस के बारे में अगर आप अध्ययन करें, गुजरात में जिसकी शुरुआत हुई, तो
वो भी कृषि के अंतर्गत आता है, एलाइड प्रोडक्ट है खेती का, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों की तकदीर बदली। तो एफपीओ को लेकर और पूरे देश के लोगों को संदेश भी दिया कि कर सकते हो ऐसा। कर सकते हैं। और इसी तरह फिशरीज में कुछ जगह चल रहा है, आपने कुछ राज्यों का जिक्र किया है, कुछ राज्यों में पोल्ट्री को रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आपने देखा होगा बीते दिनों दूध को लेकर कुछ खबरें इस तरह की आई हैं। हम हालांकि देश में सबसे ज्यादा हम दूध पैदा करते हैं, लेकिन हम एलाइड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके चलते बहुत सारे मल्टी नेशनल या मल्टी स्टेट जो ब्रांड्स हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो एफपीओज का संवर्धन, एफपीओज का प्रोत्साहन आपकी किस्मत को बदलेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत फीजिबल तरीका है खेती को सस्टेनेबल बनाने का, खेती को लाभदायक बनाने का। और एक बार सवाल का जो हालांकि आपने मुझसे नहीं पूछा था, लेकिन उसके संदर्भ में मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने कृषि विविधीकरण की बात कही है, जो कि आज जरूरत है। जैसे कि आर्थिक सुधार पहले चरण, दूसरे चरण से आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हरित क्रांति से आगे सोचने की, हरित क्रांति से आगे करने की जरूरत है। हम खाद्यान्न के मामले में अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमें अब डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। उस डाइवर्सिफिकेशन से हम अपने किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा पाएंगे और उसकी समृद्धि को बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल। मेधा जी, हम कल्हान साहब से जो चर्चा कर रहे थे, कृषि के साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी सरकार ने प्रमोट किया है एमएसपी के साथ साथ कि आप पशुपालन करिए, डेयरी का काम बेहतर हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, कुक्कुट उद्योग है। इस तरीके से तमाम उद्योग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इनको अगर साथ लेकर के किसान चले छोटे छोटे, तो उसका एडवांटेज मिल सकता है। और बड़ी योजनाएं हैं सरकार की भी कि उसका एडवांटेज किसान उठा सकता है। इस तरफ क्या कुछ काम हो पा रहा है? जी, अच्छा है आपने मुझसे ये सवाल पूछा। मैंने आपको बताया कि मैं किसान परिवार से आती हूँ और हम खुद अपनी डेयरी भी चलाते हैं। और मेरे दादाजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। वो गांव में खेती भी करी उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने स्कूल में पढ़ाया भी, और उसके साथ ही साथ में उन्होंने अपनी आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने डेयरी का सहारा लिया। तो हमारी वो जो डेयरी है वो आज तक चल रही है। और इस बात से मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि कोई भी किसान अगर इस तरीके से, चाहे वो एफपीओ के माध्यम से या फिर एक अपनी एक्स्ट्रा इनकम डेवलप करने के लिए अगर इस तरीके के पैरेलल टेक्निक्स को अपनाता है, तो उससे निश्चित ही बहुत ही ज्यादा फायदा किसी भी किसान को होगा। और सरकार के द्वारा ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसके अंदर उनको सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी जानकारी अभी तक भी मैं फिर से दोहराऊंगी कि ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत सब्सिडाइज रेट पर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। सरकार आपको प्रमोट करती है, पर जिन सबकी जानकारी अभी तक भी हमारे किसान बंधुओं तक नहीं पहुंची है। पर मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे जितने भी किसान बंधु हैं वो प्लीज इस चीज में आगे निकल करके आए। और क्या ऑल्टरनेट फार्मिंग के पैटर्न्स हो सकते हैं, नई तकनीकों को, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि मेरे से पहले वाले जो हमारे प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे कि हमको डाइवर्सिफिकेशन को और ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंडल्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जो किसान हैं उनको और एक अच्छा बेहतर भविष्य दे पाएंगे। बिल्कुल, हमें लगता है कि मेधा जी आज हमारे साथ सही समय पर और सही विषय पर जुड़ी हैं। ये खुद किसान परिवार से हैं और कह रहे हैं कि हम डेयरी का काम भी हमारे यहाँ होता है। तो एक अच्छी बात है कि और किसान इससे सीख सकता है। हमारे जो गेस्ट हैं ये भी किसान परिवार से हैं, तो इनसे सीख सकते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की बात बहुत होती है, हम आज देख रहे थे रिपोर्ट की, लगभग स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसको सरकार ने स्वीकार किया और उस पर काम कर रही है। तो जो 2006 में रिपोर्ट आई, फिर बाद में उसका कोई नहीं हुआ, तो जो सरकारें काम कर रही हैं। दूसरी बात भी, छोटा सा सवाल है कि विरोध क्यों है इतना, अगर सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, जो किसान चाहता है वो हो रहा है। देखिए, अगर केवल स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर विरोध है तो ये बात स्वामीनाथन कमेटी के बनने और उसकी रिपोर्ट आने के बाद सभी स्टेक होल्डर, यानी जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे थे लोग, वो इस बात पर एक राय थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है, इसे चरणों में लागू किया जाना है। जो कि आपने बताया कि उसकी बहुत सारी चीजें समय समय पर लागू होती रही हैं। अब जहां तक रही विरोध की बात, इसमें एक स्पष्ट बात ये देखनी होगी कि एमएसपी को लेकर अगर विरोध है वो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रयास ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी खरीद बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमएसपी का लाभ मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और
एमएसपी का लाभ केवल सरकारी खरीद से ही नहीं बल्कि खुले बाजार में भी मिले, जिसके लिए जरूरी है कि बाजार पर एकाधिकार समाप्त हो, बाजार में मल्टी प्लेयर्स हों। जितने आपने देखा होगा कि जब आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं और आपको एक ही सामान कई लोग बेचते हैं तो आपको बेहतर खरीद होती है, आप ले सकते हैं वो सामान बेहतर, आपको क्वालिटी भी मिलती है और बेहतर तरीके से आप उसकी खरीद कर सकते हैं। तो मल्टी प्लेयर्स का होना जरूरी था, जो कि मुझे लगता है कि इसको एड्रेस किया सरकार ने। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को चरणों में लागू किए जाने की बात थी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बहुत सारी चीजें आज की तारीख में देखिए, 2006 की जो रिपोर्ट है और 2021 में जब आज हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं कृषि में। तो स्वामीनाथन आयोग की जो वैलिड और जेन्युइन चीजें हैं, जिन चीजों पर लगातार काम हो रहा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजों पर एक रीलुक की या पुनरावलोकन की जरूरत है। तो वर्तमान स्थिति में क्या है, कहाँ किस चरण किया जा में सकता बिल्कुल है, 2006 की रिपोर्ट है। पुनरावलोकन के बाद ही आप ये मान सकते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या जस के तस पूरी लागू किए जाने योग्य है तो नहीं। बिल्कुल। मेधा जी, एक सवाल चलते चलते आपसे कि कोविड के दौर में किसान बड़ा असहाय सा था। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी हमारे कलहन जी ने बताया कि सबसे ज्यादा खरीद हुई है। ये जो एमएसपी जारी की गई है, बढ़ाया गया है, इसका किसानों को फायदा होगा, ये सही? राजनीतिक रूप से कितना फायदा मानती हैं आप अपना? जी, राजनीति के तौर पर देखा जाए तो देखिए अभी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि, और अभी तो अनाउंस हुई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले और 1-2 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ऑपोजिशन के जिनके बयान आने चालू हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ये एमएसपी को बढ़ाया गया है। और कई सारे ऐसे तथाकथित नेता भी होंगे जो कहने लगेंगे कि हमारे आगे झुक गई है सरकार। सो मुझे लगता है कि हमको इन सब बयानों को दरकिनार करते हुए हमको ये समझना चाहिए कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है चाहे वो योगी सरकार है, वो दोनों के दोनों कार्यरत हैं अपने किसानों की आय को दुगना करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए और उनको 21वीं सदी से जोड़े रखने के लिए। हम चाहते हैं कि नई तकनीकों से ये हमारे किसान बंधु जुड़े रहें, उनको नई टेक्निक सिखाने के लिए, उनको कैसे हम नई आविष्कारी तकनीकों से जोड़ सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार कार्यबद्ध है। सो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स, और मैं इसको बिल्कुल भी किसान समय हमारे पास कम है, लेकिन बहुत बहुत आभार उस सरकार को कि हम सारे लोग, चाहे मेधा जी हो, चाहे कलहन साहब हो, चाहे हम हो, किसान परिवारों से जुड़े हैं और गांव से आते हैं। इसलिए जो एमएसपी के रेट बढ़ाए गए उसका फायदा कहीं न कहीं हम सबके जीवन में है। इस तरीके से अगर कृषि को बढ़ाना है, गांव की रिमोट इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो ये सब कदम उठाने पड़ेंगे जो सरकार उठा रही। इसी तरह कदम उठाती रहे, हमारे किसान खुशहाल रहें, गाँव खुशहाल रहें। मेधा जी आपका आभार, कलहन साहब आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।